नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मतदाता सूची शुद्ध होगी तो गुंडा माफिया की राजनीति खत्म होगी। तुष्टीकरण की राजनीति पर केशव मौर्य का बड़ा हमला। कल्याण डोंबिवली में शिवसेना शिंदे गुट की बड़ी जीत, 4 उम्मीदवार बिना विरोध के विजयी, शिवसेना का दबदबा। इंदौर जल मिलावट मामला, 4 मौतों की पुष्टि, दूषित पानी से बिगड़ी तबीयत, 13 मरीज रेफर। जल प्रदूषण पर प्रशासन अलर्ट, अस्पतालों का निरीक्षण जारी। भरूच NH 64 का वॉकवे बना मौत का रास्ता, 13 करोड़ की परियोजना फेल, खुले गड्ढों से खतरा, स्कूल के पास खुली नालियां, प्रशासन पर गंभीर सवाल। चोमू में अवैध निर्माण पर प्रशासन की सख्ती, मस्जिद विवाद के बाद इमाम चौक में बुलडोजर कार्यवाही, उपद्रव से जुड़े ढांचे ध्वस्त, भारी पुलिस बल तैनात। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मतदाता सूची के शुद्ध होने से राजनीति में गुंडों, अपराधियों, माफियाओं और भ्रष्टाचारियों की एंट्री पर रोक लगेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ऐसे लोग विधानसभा और लोकसभा तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में उन्हें एक एक सीट के लिए तरसना पड़ेगा। मौर्य ने कहा, जनता अब इनके गलत कारनामों को समझ चुकी है और इसका असर आगामी चुनावों में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। मानना है कि आने वाले समय में इनको एक एक सीट के लिए तरसना पड़ेगा, क्योंकि जनता इनके भ्रष्टाचार को, इनके गुंडागर्दी को, इनके माफियागिरों को, इनके परिवारवाद को, सारे इनके गलत कारनामों को जान गई। राहुल गांधी को एक विधायक ने कांग्रेस के वोट पर राम की पदवी दी है। देखिए, राहुल गांधी खानदान में पैदा नहीं हुए होते ना, यहाँ की टाउन एरिया के चेयरमैन भी नहीं बन पाते। मेरा मानना है कि आने वाले समय में कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के बैकग्राउंड में शिवसेना शिंदे गुट ने एक बार फिर से अपनी ताकत साबित कर दी है और 4 उम्मीदवारों के बिना विरोध के जीतने का रास्ता साफ हो गया है। सभी इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों के आखिरकार नाम वापस लेने से कल्याण डोंबिवली में शिवसेना का साफ दबदबा दिख रहा है। पॉलिटिकल गलियारों में चर्चा है कि इन घटनाक्रमों के पीछे MP डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का पॉलिटिकल दांव अहम था। ये साफ हो गया है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पैनल नंबर 24 से शिवसेना के 3 उम्मीदवार रमेश म्हात्रे, विश्वनाथ राणे और वृषाली रंजीत जोशी बिना विरोध के जीतेंगे। चूंकि इस पैनल के सभी इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों ने अपने एप्लीकेशन वापस ले लिए हैं, इसलिए शिवसेना की जीत पक्की मानी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि ये लोकल लेवल पर शिवसेना की ऑर्गेनाइजेशनल ताकत, उसके वर्कर्स की एकता और अपनी लीडरशिप पर भरोसे का नतीजा है। इसके अलावा पैनल नंबर 28A से शिवसेना के उम्मीदवार हर्षल राजेश मोरे भी बिना विरोध के जीतने वाले हैं। इस वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवारों के नाम वापस लेने से शिवसेना की राह आसान हो गई है। एक ही समय में 4 उम्मीदवारों का बिना विरोध के जीतना शिवसेना के लिए बड़ी राजनीतिक उपलब्धि मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि इस सफलता के पीछे सांसद के साथ साथ पार्टी की कई रणनीतियों का भी पूरा योगदान है और बड़ी भूमिका है। महानगर पालिका के जनता ने ये महायुति के ऊपर बहुत विश्वास रखा और महायुति कैसा काम करती है उसके ऊपर भरोसा रख के आज महायुति के 9 नगर सेवक बिन विरोध चुन के देने का काम इस जनता ने किया है। खबर इंदौर से। इंदौर में पानी में मिलावट की घटना पर चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर माधव हसानी ने बताया है कि उनकी संस्था से 13 मरीजों को रेफर किया गया है, जबकि कुछ अन्य मरीज सीधे अस्पताल पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ डॉक्टर्स की टीम और जिला प्रशासन के अधिकारी सभी अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं और प्रत्येक मरीज के इलाज की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। डॉक्टर हसानी के अनुसार फिलहाल 4 लोगों की मौत की सूचना है और जैसे जैसे नए अपडेट मिलेंगे उनकी जानकारी साझा की जाएगी।
शासन के अधिकारी सभी अस्पतालों के भ्रमण पे हैं और प्रत्येक मरीज का उपचार जो चल रहा है उसकी जो स्थिति है उसका जायजा ले रहे हैं। बाकी मैं माननीय न्यायालय में मौजूद हूँ, यहाँ पे केस की सुनवाई के पश्चात मैं आपको और अपडेट दे सकूँगा। डेथ की जो 4 हुई थी उसके बाद कोई और आंकड़ा? डेथ को लेके अभी आगामी और कार्रवाई चल रही है। हमारे पास जैसे जैसे डाटा आता जाएगा, सबूत आते जाएंगे, प्रमाण आते जाएंगे, हम उसको रिवाइज करेंगे। लेकिन वर्तमान की स्थिति में हमारे पास जो 4 डेथ रिकॉर्ड पे हैं वही हैं। पानी के सैंपल की रिपोर्ट सर कल आ गई। पानी के सैंपल की रिपोर्ट के बारे में मेरे कार्यालय से अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है और मेरे कार्यालय में कोई जानकारी है भी नहीं, और मेडिकल कॉलेज से जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगी हम आपको अपडेट करेंगे। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भाजपा ऑफिस पहुंचे हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुलाकात एक शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है। दावा ये किया जा रहा है कि ये शिष्टाचार मुलाकात है, मगर इसके कई मायने राजनीतिक गलियारों में अभी फिलहाल के लिए लगाए जा रहे हैं। भाजपा ऑफिस में नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात के लिए लगातार नितिन नबीन से मिल रहे हैं भाजपा के तमाम कद्दावर नेता। और अभी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में नबीन से मुख्यमंत्री की मुलाकात से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं दीपक, हमारे संवाददाता, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। दीपक, क्या जानकारी है फिलहाल नितिन नबीन से? लगातार नितिन नबीन देखिए, फिलहाल अगर कहा जाए तो लगातार तमाम बीजेपी के कद्दावर नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और ये कहा यह जा रहा है देखिए कि नितिन नबीन जो है अभी फिलहाल, जिनको हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, नितिन नबीन से मुलाकात के लिए न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, बिहार के कई मंत्री या नेता उनके आवास पर पहुंचे, यहाँ तक कि जब वो पटना पहुंचे थे तभी उनके साथ सीधी कई नेताओं की मुलाकात हुई थी। और अब ये कहा जा रहा है कि नितिन नबीन से मिलने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहुंचे हैं। दीपक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, दीपक से ज्यादा जानकारी लेंगे। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है? नितिन नबीन से मुलाकात करने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहुंचे, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो हैं वो नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से जो है भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी देर पहले उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात तकरीबन 45 मिनट की रही। ये एक शिष्टाचार मुलाकात है। उनके साथ गुजरात के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जगदीश विश्वकर्मा, वो भी उनके साथ मौजूद रहे। ये दोनों जो थे नए कार्यकारी अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद जो है अब थोड़ी देर बाद जो है वो जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं, इस तरह की सूचना जो है हम तक आई है। लेकिन ये जो पूरी मुलाकात है ये शिष्टाचार मुलाकात है, क्योंकि नए कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तमाम जो राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं या अध्यक्ष हैं, वो लगातार अलग अलग समय पर जो है अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हैं और एक शिष्टाचार जो है मुलाकात करके उनको भेंट भी जो है वो समर्पित कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार नए कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद जो कई तरह की चर्चाएं जो चल रही थी और उसके बीच में जो है लगातार लोगों से उनका मिलना जुलना भी चल रहा है। और ऐसे में जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, उन्होंने आज नए कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में जो है आज उनसे मुलाकात की है। जी दीपक, नितिन नबीन लगातार कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री से मुलाकात होना, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह हो सकती है? क्या कोई रणनीति पर चर्चा हुई हो सकती है? इस तरीके का अंदाजा लगाया जा सकता है क्या दीपक? देखिए जयंती, क्योंकि जब भी कोई नया कार्यकारी अध्यक्ष बनता है तो नए कार्याध्यक्ष बनने के बाद जो है सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, अध्यक्ष जो हैं, वो एक शिष्टाचार मुलाकात करते हैं। इस शिष्टाचार मुलाकात के अंदर जो है तमाम जो मुख्यमंत्री अध्यक्ष जो है उनके साथ जो है वार्तालाप होती है, उनके साथ परिचय होता है और ये एक परिचय वाली ही भेंट थी, जिसमें एक शिष्टाचार मुलाकात जो है आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक भूपेंद्र पटेल ने नितिन नबीन से मुलाकात
मुलाकात नहीं की थी जब से वो कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। और चूंकि कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद जो है एक बड़ी जिम्मेदारी जरूर नितिन नवीन के पास पहुंची है, और ऐसे में क्योंकि भूपेंद्र पटेल जो है वो इसी समय की उसमें थे कि कब उनको जो है समय मिले और फिर वो नए कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो मुलाकात करे, और ऐसे में आज का समय जो है वो नितिन नवीन से मिलने का तय हुआ था। और यही कारण है कि ये एक सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात थी। इस शिष्टाचार मुलाकात में नितिन नवीन से गुजरात के को लेकर जरूर चर्चा हुई है, जिसमें गुजरात में अभी किस तरह के हालात हैं, क्या वहां पर संगठन की किस तरीके की मजबूती है, सरकार में किस तरीके से कार्य प्रणाली चल रही है, तमाम चीजों पर चर्चा जरूर हुई है। लेकिन ये पूर्णतः एक शिष्टाचार मुलाकात है, एक सुखद शिष्टाचार मुलाकात जो है वो भूपेंद्र पटेल की नितिन नवीन से जो है हुई है, क्योंकि अभी जैसे ही जब वो मिलके जब निकल रहे थे तो उनके चेहरे पे एक स्माइल थी, और वो इस बात का जरूर प्रतीक था कि भूपेंद्र पटेल के साथ जो मुलाकात हुई है अंदर नितिन नवीन जी की वो काफी अच्छी रही है, काफी सुखद रही है, और ये एक शिष्टाचार मुलाकात है जयंती। और तमाम जो भी नए अध्यक्ष या मुख्यमंत्री हैं उन सभी को एक शिष्टाचार मुलाकात के लिए समय दिया जा रहा है। जी दीपक, देखिए ये कहा जाता रहा है अभी तक कि इतने युवा नेता को नितिन नवीन जब कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे तो ये भी कहा गया था कि इतने युवा नेता को अभी तक कार्यकारी अध्यक्ष की जो कुर्सी है वो वहां तक कोई नहीं पहुंचा था, उस पर से भी उनका बिहार से आना ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं से नितिन नवीन की मुलाकात और जिस तरीके का स्वभाव कहीं ना कहीं नितिन नवीन की तरफ से नजर आ रहा है, किसी को भी कोई आपत्ति जो है वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है दीपक की नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाया गया। शायद यही वजह थी कि नितिन नवीन के नाम पर मोहर लगी, क्योंकि चाहे वो किसी राज्य के बड़े मुख्यमंत्री हो, चाहे फिर वो बड़े से बड़े सांसद या नेता हो, सबसे नितिन नवीन जिस तरह से मुलाकात कर रहे हैं या जिस तरीके का रवैया उनका है, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा सोच समझकर उनको इस पद के लिए चुना है। दीपक, क्योंकि देखिए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी रणनीति जो है वो बन रही थी। हमने देखा कि चाहे जगत प्रकाश नड्डा के आवास पे बैठक हो, चाहे अमित शाह के आवास पे बैठक हो, जितनी भी बैठकें हुई हैं उन सभी बैठकों में नितिन नवीन का भी एक अहम रोल रहा है। तमाम बैठकों में भी वो मौजूद रहे हैं। चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो है जिस तरीके की रणनीति बनाई और आगामी चुनावों को लेकर भी किस तरीके की स्थिति बनी रहे, किस तरह लोगों में एक बड़ा प्रभाव जो है वो पड़े, इसको लेकर जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी। और यही कारण है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में खास तौर पर 45 वर्ष के एक युवक को जब कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है तो न केवल उनके संगठन के कार्यकर्ताओं में उत्साह जरूर भर जाता है, बल्कि पूरे देश में जो है एक अलग जो संदेश है वो जाता है कि आखिरकार नीचे से ऊपर तक जो एक कार्यकर्ता मेहनत करता है और किस तरीके से जो वो सर्वोच्च पद पर जो है आसीन होता है। इस तरह की जो स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई है, और यही कारण रहा है कि सिर्फ बिहार को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं देखा, केवल आने वाले उन चुनावों में भी देखा है, चाहे वो आप पश्चिम बंगाल की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें। और जयंती, आप जानते हैं कि बिहार की जो रहने वाले जो लोग हैं वो सभी राज्यों में जो है अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। चाहे वो गुजरात की बात करें, गुजरात में भी सबसे ज्यादा जो बिहार के जो लोग हैं वो वहां पर अपना काम करते हैं। उसके साथ साथ जो है उत्तर दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिम बंगाल की जो बिहार से लगी जो बेल्ट है वहां पर भी बिहार की एक बड़ी पकड़ है। और यही कारण है कि नितिन नवीन को बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए इसीलिए एक माइलस्टोन साबित हो सकता है, क्योंकि बिहारियों के जो मन पे जो है जो एक कब्जा करना, खासतौर पर उनकी भूमिका को दिखाना भारतीय जनता पार्टी ने ये समझा। और यही कारण है कि नितिन नवीन को सिर्फ महज 45 वर्ष की उम्र में एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले भी हमने देखा कि बीजेपी के अंदर जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो अंतिम में ही पूर्ण अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। और ये भी खबरें निकल के सामने आ रही है जयंती की आने वाले 20 तारीख के बाद जो है नितिन नवीन को जो है पूर्ण अध्यक्ष के रूप में भी चुन लिया जाए। जी, ये बहुत बड़ी जानकारी आपने दी है, क्योंकि दीपक अभी तक यही कहा जा रहा था कि कार्यकारी अध्यक्ष क्योंकि उन्हें बनाया गया है, और जैसा इससे पहले भी हमने जिक्र किया था कि जेपी नड्डा भी जब कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे तो उसके बाद कम से कम 6 महीने तक
उन्हें इंतजार करना पड़ा था और उसके बाद जाकर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पूर्ण अध्यक्ष का दर्जा दिया था। तो इस मामले में कहीं ना कहीं बहुत कम समय में दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं नितिन नवीन। दीपक, क्योंकि देखिए बिल्कुल जब से वो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं तो तमाम राज्यों से जो कार्यकर्ता है उनसे मुलाकात करने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंच ही रहे हैं, लेकिन अभी भी कई राज्यों में जो है संगठन के चुनाव जो हैं खासतौर पर अध्यक्ष के जो चुनाव हैं वो बचे हुए हैं और ये माना जा रहा है कि अब जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल बिल्कुल अंतिम पड़ाव में भी है और संगठन यही चाहेगा भारतीय जनता पार्टी का कि जल्द से जल्द जो है चुनाव को पूर्ण करके जो है अंतिम रूपरेखा में जो है उसको ले जाया जाए। और क्योंकि ये इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि तमाम जो अन्य जो 2 कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं उनका भी अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो क्योंकि 6 महीने का ही जो पूरा समय का जो अंतराल रहा है जिसमें कार्यकारी अध्यक्ष को जो है पूर्ण जो अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और जिस तरीके से नितिन नवीन अपने कार्यों को संभाल रहे हैं लगातार, जब जैसे ही वो कार्यकारी अध्यक्ष बने तमाम महासचिवों के साथ 2 बड़ी बैठकें उन्होंने की, उसके बाद उनका दौरा भी रहा, चाहे वो बिहार का दौरा हो, असम का दौरा हो, तमाम चीज़ों से वो अवगत भी हुए और जिस तरीके से वो अपनी रुचि और खासकर जिम्मेदारी वो निभाते हुए दिख रहे हैं तो आने वाले चुनाव में खासतौर पर नितिन नवीन का एक बड़ा रोल रहने वाला है क्योंकि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी रैलियां की जाएगी। उस बड़ी रैलियों में जरूर नितिन नवीन का जो नाम है वो स्टार कैंपेन में रहने वाला, स्टार प्रचारक के रूप में, और ऐसे में नितिन नवीन का एक प्रभाव जो है वहां पे रहने वाले लोगों पे कितना पड़ेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जयंती जिस तरीके से जिस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरा जो एक मॉड्यूल तैयार किया है खासतौर पर आने वाले चुनाव को लेकर, उसमें नितिन नवीन कितना फिट बैठते हैं ये तो देखने वाली बात ही होगी। लेकिन अभी जो नितिन नवीन जो है बिल्कुल जो भारतीय जनता पार्टी ने जहां पे पैमाने फिट किए हैं उन सभी पैमानों पे जो है नितिन नवीन पूरा फिट बैठ रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए। तो जैसा आपने देखा और जैसा जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता दीपक कि नितिन नवीन आने वाली 20 तारीख के बाद हो सकता है कि उन्हें पूर्ण अध्यक्ष का दर्जा जो है दे दिया जाए। फिलहाल तमाम बीजेपी के नेताओं का उनसे मिलने का सिलसिला जो है वो जारी है। खबर भरूच से। भरूच जिले के आमोद शहर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 64 पर नागरिकों के लिए बनाया गया वॉकिंग प्लेटफॉर्म आज विकास का प्रतीक नहीं बल्कि मौत को न्योता देता नजर आ रहा है। सालों से खुले पड़े गड्ढे, टूटे ड्रेनेज कवर और गहरी नालियों ने इस वॉकवे को खतरनाक बना दिया है। इन खामियों के चलते पिछले कुछ सालों में कई वाहन चालक और पैदल यात्री घायल हो चुके हैं, लेकिन भरूच रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट की ओर से अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। आमोद NH 64 पर करीब 13 करोड़ रुपए की लागत से सड़क और सीवरेज का काम कराया गया था, जो महज 13 महीने भी नहीं टिक पाया, जिससे निर्माण की गुणवत्ता और भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े हो गए। हैरानी की बात यह है कि इन्हीं खुली नालियों के आसपास स्कूल भी स्थित है और रोजाना हजारों लोग, हजारों बच्चे इसी मार्ग से गुजरते हैं। महिलाओं से लेकर बच्चे, बुजुर्ग सबके लिए ये रास्ता बड़ा खतरा बन चुका है। पहले भी कई वाहन और लोग इन खुली नालियों में गिर चुके हैं, लेकिन प्रशासन हर बार निरीक्षण और फाइलों तक सीमित रह जाता है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि अगर जल्द सुधार कार्य नहीं किया गया और कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई तो इसके लिए भरूच रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट पूरी तरह नैतिक और कानूनी रूप से जिम्मेदार होगा। आमोद के लोग अब आश्वासन नहीं बल्कि तुरंत और सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। जयपुर के चोमू इलाके में कुछ दिन पहले मस्जिद के बाहर लगी दीवार के पत्थर हटाए जाने को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने इमाम चौक से कई उपद्रवियों को उनके घरों से हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया था। अब उसी क्षेत्र में उपद्रव से जुड़े लोगों द्वारा किए गए अवैध निर्माणों पर प्रशासन ने कार्यवाही शुरू कर दी है। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध ढांचों को गिराया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। जयपुर के चोमू में कुछ दिन पहले मस्जिद के बाहर से दीवार के पत्थर हटाने से जुड़े मामले में इमाम चौक में जिन उपद्रवियों को पुलिस ने घर में घुस के हिरासत में लिया और गिरफ्तार किया, आज उसी इलाके में जिन उपद्रवियों ने अवैध निर्माण कर रखे हैं उसे तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच ये तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। नगर परिषद द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इलीगल जो कंस्ट्रक्शंस हैं
उनको डिमोलिशन करना, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा जाब्ता उपलब्ध कराया है नगर परिषद को। पूरी कहाँ तक की कार्रवाई है? जो भी उन्होंने नोटिस दे रखे हैं, 19-20 नोटिस दे रखे हैं उन्होंने, उनके हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले दिनों जो एक घटनाक्रम हुआ था तो यहाँ पर ही अधिकतर उपद्रवी थे, क्या वो जो अतिक्रमण है, जो अवैध निर्माण है, उन्हीं उपद्रवियों को निकालने में ये नगर परिषद, हाँ बिल्कुल, करीब वो लोग हैं जिन्होंने उपद्रव किया, उन्हीं की अवैध अतिक्रमण है जो हटाने की कार्रवाई चल रही है। जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये नगर परिषद द्वारा की जा रही है। हम इमदाद में यहाँ उपस्थित हैं। तकरीबन कितने निर्माण है और किस प्रकार के निर्माण है? ये सर चिन्हित नगर परिषद ने किया है सर, और वही कार्रवाई कर रही है, तो जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पिछले दिनों एक उपद्रवियों को निकाला गया था, हिंसा फैली थी, अधिकतर इसी इलाके में रहते थे। क्या जो आज निर्माण अवैध रूप से जो है वो किए जा रहे हैं, अधिकतर उन्हीं लोगों के, उन्हीं उपद्रवियों के? सर जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई है, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई है। अगली खबर इंदौर से। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल के कारण मौतों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है, जिसमें 68 वर्षीय गीताबाई भी शामिल हैं। वहीं 16 बच्चे समेत 201 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि दूषित पानी पीने की वजह से लोग बीमार पड़े और उनकी जान गई। CMHO डॉक्टर माधव हसानी ने जानकारी दी, जबकि कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि डिटेल्ड रिपोर्ट और कल्चर टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने माना कि भागीरथपुरा में पेयजल में सीवेज का पानी मिलने से हालात बिगड़े हैं और लीकेज की जगह को मुख्य आशंका बताया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने मामले में संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को 2 हफ्ते में डिटेल्ड रिपोर्ट देने का नोटिस जारी किया है। इस मामले पर आज हाईकोर्ट में भी सुनवाई हो सकती है। विशेषज्ञों की माने तो दूषित पानी में शिगेला, साल्मोनेला, हैजा और ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया मिल सकते हैं, जो पीने योग्य पानी में घातक प्रभाव डालते हैं। मुंबई से सटे उल्लासनगर में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रेरणा से बड़े पैमाने पर पार्टी प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया। कैंप क्रमांक 3 परिसर में स्थित कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष रोहित साल्वे की उपस्थिति में अलग अलग पार्टियों से आए कई लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा। उल्लासनगर जिला अध्यक्ष रोहित साल्वे ने पत्रकारों को बताया कि इस चुनाव में कई युवाओं को अवसर दिया गया है और 32 लोगों को उम्मीदवारी दी गई है, जिनमें 15 उम्मीदवार की आयु 35 साल से कम है। उन्होंने कहा पार्टी सभी समाज के लोगों को एक साथ लेकर चलती है और डंपिंग ग्राउंड के मुद्दे को भी प्राथमिकता देगी। साल्वे ने यह भी बताया कि पार्टी ने सबसे पहले मैनिफेस्टो जारी किया था, जिसमें 10 प्रमुख मुद्दों को शामिल किया गया, जिनमें सबसे गंभीर 500 स्क्वायर फीट के घरों को टैक्स माफी और खुद का पानी सोर्स उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर कांग्रेस के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आज हम लोगों ने हमारा ऑफिशियल कैंडिडेट्स का इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है और उसमें हम लोग ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से टोटल 32 कैंडिडेट्स शहर में हम लोग लड़ा रहे हैं। और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम लोग मैक्सिमम यंग लोगों को, मैक्सिमम यंग से ज़्यादा मैक्सिमम नए चेहरों को हम लोग चांस देंगे और हम लोग प्रॉमिस पूरा किया है। हम लोग 15 के आसपास हमारे कैंडिडेट, ये 30-35 एज ग्रुप के अंदर के कैंडिडेट है और सभी जो उल्लासनगर के जो समाज है वो समाज, सभी समाज को समान न्याय देने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। हमारे पास अच्छे सिंधी समाज के कैंडिडेट है, हमारे पास युवा कैंडिडेट है, दलित समाज के कैंडिडेट है, मराठी समाज के कैंडिडेट है, मुस्लिम समाज के कैंडिडेट, ये सारे प्रकार का जो कांग्रेस का मूलभूत जो हमारा ये है कि सबको समान न्याय, वो भी हम लोगों ने इस महानगर पालिका चुनाव के उम्मीदवारों में वो हमने पूरा ये किया। एयरलाइंस के बारे में क्या कहना चाहिए? अलायंस के बारे में जो है हम लोग का अलायंस महाविकास आघाड़ी के साथ था। हमारी चर्चा वंचित से भी हम लोग ने प्राथमिक करने की कोशिश की। तो अलायंस में हम लोग के कई पैनलों में महाविकास आघाड़ी में यूबीटी के साथ में
कई पैनलों में अलायंस नहीं हो पाई है, लेकिन हम उनसे वो कोशिश कर रहे हैं कि जहां नहीं हुए वहां पे हम लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़े, लेकिन जहां समझो एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट नहीं है, कम से कम वहां पे साथ में लड़े, ऐसा मेरा प्रस्ताव मैंने उनको दिया है, उस बारे में फाइनल करेंगे। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में यौन शोषण और धर्मांतरण के लिए दबाव डालने के आरोप में रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन नाइक उर्फ रमीज मलिक के खिलाफ गुरुवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। लखनऊ पुलिस की 5 टीमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं, लेकिन 15 दिन बाद भी सफलता नहीं मिल पाई है। इस बीच पीड़िता का मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया गया, जिसमें उसने एफआईआर में दर्ज सभी आरोप दोहराए हैं। पुलिस आरोपी के मोबाइल बंद रहने और लोकेशन नहीं मिलने की वजह से उसके करीबियों की फोन निगरानी कर रही है। गैर जमानती वारंट के बावजूद गिरफ्तारी न होने पर पुलिस उसके खिलाफ कुर्की की कार्यवाही करेगी। वहीं बुधवार को पीड़ित डॉक्टर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जिसमें सीएम ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार करने का सख्त आदेश दिया है और पीड़िता को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया है। इसी दौरान यूनिवर्सिटी में पैथोलॉजी विभाग के डॉक्टर्स के बयान भी दर्ज किए गए हैं, जबकि एचओडी अब तक यूनिवर्सिटी लौटे नहीं है। जांच टीम ने विभाग में कार्यवाही के दौरान सभी पक्षों से बयान लिए और मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।